नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडिटोरियल प्लस में। आज हम लोग 18 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन बात करेंगे। आज हम लोग इसमें देखेंगे बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर यूपीएससी एग्जाम, आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछे जा सकने वाले करंट अफेयर्स क्वेश्चन का ये सभी क्वेश्चन नए क्वेश्चन हैं जो कि द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया गया प्रश्न है जो हालिया में ही चर्चा में रहा है। हम लोग सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग प्रश्न पे बात करेंगे, फिर इसका हम लोग प्रश्न का व्याख्या करेंगे कि आखिर ये प्रश्न हाल में ही चर्चा में क्यों रहा। फिर हम लोग एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उसका आंसर हम लोग वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, फिर इसका फ्यूचर में क्या महत्व हो सकता है, आखिर वो चर्चा में क्यों रहा, इसका हम लोग फ्यूचर के लिए महत्व को भी समझेंगे। हम लोग सभी प्रश्नों को इन्हीं आधार पर बांटते हुए हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन क्या है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राजीव कुमार को, अरुण गोयल, विनीत जोशी या फिर गोपाल कृष्ण। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया, गोपाल कृष्ण को। गोपाल कृष्ण को चीफ इलेक्शन कमीशन CEC नियुक्त किया गया जो हाल में ही है। वे पहले चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत स्थापित है और यह चुनावों की निष्पक्षता से सुनिश्चित करते हैं। देखिए, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है कि इलेक्शन करवाता है। जैसे हाल में ही बिहार का चुनाव हुआ है ना, कुछ दिन के बाद लोकसभा चुनाव होगा और अलग अलग स्टेट में भी विधानसभा का चुनाव होगा, तो उसमें भूमिका कौन निभाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ठीक ना। वही लोग इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, पारदर्शिता लाने का काम करते हैं। हालांकि अभी कुछ लोगों का आरोप है कि चीफ इलेक्शन कमीशन क्या है, नेता के लिए बिक चुके हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। अगर नेता के हाथों में अगर बिक जाए तो फिर देश चलना संभव नहीं है। फिर देखिए एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्कूल में क्लास मॉनिटर यह देखता है कि सब बच्चे नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो वो टीचर के पास उसका शिकायत करते हैं, फिर उस पर सजा होता है। ठीक इसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमीशन का भी काम होता है कि वो निगरानी रखते हैं कि देश में ठीक ढंग से इलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वैसे ही चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी पार्टी निष्पक्ष चुनाव लड़े, ठीक ना, कोई किसी के साथ पक्षपात न करे, भेदभाव न करे, सभी नियमों का पालन करे और सभी क्या करे, चुनाव सही ढंग से लड़े। इसका हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौर में यह नियुक्ति बहुत ही अहम है, क्योंकि चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहारी है, ठीक है ना। लोकतंत्र का क्या है, प्रहारी है। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे लोकसभा हो गया है, इसको विधानसभा चुनाव करना था, ठीक ना। ये थोड़ा सा गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से अभी बिहार का चुनाव के लिए हुआ। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 परियोजना शुरू की। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो कौन से राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 का शुरुआत किया, कौन है, राजस्थान। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए यह परियोजना शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, तो वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, क्योंकि राजस्थान के बारे में आप जानते हैं कि राजस्थान एक मरुस्थलीय जगह है जहाँ पे पूरा खुला खुला है, हवा बहते रहता है और सूर्य का प्रकाश भी डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं। तो वहाँ पे हम लोग सौर ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं और पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। इससे
2000 मेगावाट हरित ऊर्जा देश के अन्य राज्यों को मिलेगी। कितना मिलेगा? 2000 मेगावाट। हरित ऊर्जा का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, ना तो ये कोयला से बनाया जा रहा है और ना ही जल से बनाया जा रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, बल्कि ये कौन सा ऊर्जा है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा अलग से एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये पर्यावरण के लिए भी बिल्कुल बढ़िया है, पर्यावरण को भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे एक बड़ी बैटरी से कई छोटे बल्ब चल सकते हैं, वैसे ही इस परियोजना से देश भर में हरित बिजली पहुंचाई जाएगी। कई राज्यों को बिजली देने का काम करेगा कौन? राजस्थान। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपने 50% ऊर्जा नवीकरण स्रोत से प्राप्त करना है। राजस्थान इस दिशा में अग्रणी रूप से काम कर रहा है कि देश का ये सोच है कि 50% ऊर्जा वो नवीकरण स्रोत से ले ले, क्योंकि देखिए कोयला एक अनवीकरणीय स्रोत है। हम लोग अधिकतर बिजली कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? कोयला से, जबकि कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन ना तो सूर्य का प्रकाश समाप्त होने वाला है और न ही हवा समाप्त होने वाली। तो इससे हम फ्यूचर में जितना चाहें उतना विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और इससे पर्यावरण को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि कम से कम 50% 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक कम से कम 50% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 किस मंत्रालय ने जारी की? क्वेश्चन क्या है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 किस मंत्रालय ने जारी की? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर विज्ञान मंत्रालय? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। देखो, यह रणनीति भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है कि डेटा चोरी, साइबर अटैक और डिजिटल फ्रॉड को रोकने इसका मेन उद्देश्य है। मेन लक्ष्य क्या है कि जो साइबर अपराधी धीरे धीरे जो इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, किस तरह से उन्हें रोका जाए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जैसे घर में दरवाजे पर ताला लगाते हैं ताकि चोर ना आए, वैसे ही यह नीति इंटरनेट पर सुरक्षा ताला लगाती है। वैसे ही यह नीति क्या करता है, जिस प्रकार से हम लोग घर में एक ताला लगा के घर को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से साइबर क्राइम ना हो इसके लिए हम लोग क्या लगाए हैं? साइबर सिक्योरिटी। ठीक ना? देखिए, इसका वर्तमान में क्यों महत्व है? तो डिजिटल इंडिया और एआई तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी है। अन्यथा आप सोचते रह गए और आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। दूसरा कोई आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर को हैक करके और सारा डेटा क्या कर सकता है? चोरी कर सकता है। तो इसलिए भी यह भारत के लिए ज़रूरी हो गया है। ठीक ना? चलिए, तो इसका भी आंसर आप लोग जान गए। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एग्रोटेक इनोवेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन क्या है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एग्रोटेक इनोवेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? जापान, इजराइल, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो किसके साथ हस्ताक्षर किया था? इजराइल के साथ। क्या कारण से, क्या है ये? देखिए, भारत और इजराइल मिलकर नई कृषि तकनीक विकसित कर रहे हैं। ठीक ना? भारत और इजराइल दोनों ही मिलकर नई तकनीक विकसित कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, मिट्टी सेंसर और जल प्रबंधन सिस्टम, यह साझेदारी किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक ना? ये जो नया टेक्नोलॉजी पे हस्ताक्षर किए हैं, ये किस चीज़ पे काम करेगा? तो ये ड्रिप इरिगेशन और मिट्टी सेंसर और जल प्रबंधन सिस्टम, ये सब पे काम करेगा, मदद करेगा। जैसे मोबाइल में सेंसर बताते हैं कि बैटरी कितनी बची, वैसे ही मिट्टी सेंसर बताते हैं कि फसल को कितना पानी चाहिए, कब कौन सा
दवा चाहिए, कितना पानी सिंचाई करना है, कौन से फसल में कितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार किसान ये बात को नहीं जानते हैं, जिसके वजह से कभी ज़्यादा पानी होने की वजह से फसल बर्बाद हो जाता है, कभी कम पानी होने की वजह से फसल बर्बाद हो जाता है और किसान आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपको बताएगा कि उस फसल में कितना पानी की आवश्यकता है। देखिए जलवायु पर ये हमारे लिए वर्तमान में महत्व का विषय क्यों है, तो जलवायु परिवर्तन और सूखे की समस्या से निपटने के लिए ऐसी तकनीक भारत की कृषि सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। हम ये जान पाएंगे कि कब कौन सा फसल लगाएं, उसके लिए कितना पानी की आवश्यकता होगा, हम फ्यूचर में उतना पानी का व्यवस्था कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, 3 प्रकार का फसल हम लोग उगाते हैं। तो तीनों फसल में जैसे जो जायद फसल है वो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, गर्मी के सीजन में। तो गर्मी के सीजन में जो फसल हम लोग उगाते हैं उसमें हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और कई बार कुआं सूख जाने, तालाब सूख जाने की वजह से हम लोग सिंचाई नहीं कर पाते और फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि हम लोग पहले ही पता कर लेंगे कि इस फसल के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगा, इतना पानी हम उपलब्ध करा पाएंगे या फिर नहीं करा पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि हाल में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है। प्राचीन भारतीय युद्ध नीति, अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण या फिर डिजिटल शिक्षा। हाल में रहा प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है, तो प्राचीन भारतीय युद्ध नीति। प्रोजेक्ट उद्भव रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों से युद्ध नीति, रणनीति और कूटनीति के सिद्धांतों को आधुनिक रक्षा नीति में शामिल करना। ठीक है, जो पहले राजा महाराजा लोग जो प्राचीन काल में जो युद्ध नीति अपनाते थे, उस नीति को अभी फ्यूचर में भविष्य में उसको भी शामिल करने की योजना बना रहे हैं। ठीक ना, जैसे हम पुराने नोट्स से नई परीक्षा की तैयारी करते हैं, वैसे ही सेना अपने इतिहास से नई रणनीति सीख रही है। ठीक ना, जो पुराने जो सैनिक थे वो किस प्रकार से युद्ध करते थे और जीतते थे, वो तरीका भारत का भी सैनिक सीख रहा है। यह हमारे लिए वर्तमान में क्यों जरूरी है, इससे भारत की सैन्य नीति आत्मनिर्भर बनेगी और मेड इन इंडिया डिफेंस थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारी प्राचीन युद्ध नीति थी उसको सीखने से, है ना, ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है डिफेंस सिस्टम के लिए। चलिए फिर हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हाल में, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक पेयजल पहुंचाया। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक पेयजल को पहुंचाने का काम किया है। 50%, 70%, 90% या फिर 100%। तो जल जीवन मिशन कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक जल पहुंचाने का काम किया है, 90%। कितना, 90%। जल जीवन मिशन जो 2019 में शुरू हुआ था, हर घर में पाइपलाइन लगना शुरू हुआ था, हर गांव में पाइप लगने लगा, पानी पहुंचाया जाने लगा। हालांकि अभी उसमें किसी प्रकार का कोई पानी नहीं आता है। ठीक ना, गवर्नमेंट भले ही नल लगा दी है, हर घर जल योजना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में पानी नहीं आता है प्रतिदिन। अब देश के 90% ग्रामीण घरों तक नल जल से पहुंच चुका है। इसका लक्ष्य 2026 तक 100% कवरेज है। हालांकि ये सिर्फ डाटा में दिखता है, लेकिन वाकई में ये नहीं है, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक ना, जैसे कि हर घर में बिजली पहुंचाई गई थी, अब वैसा ही काम पानी के लिए भी किया जा रहा है। जैसे पहले गवर्नमेंट एक नियम लेके आई कि हर घर में विद्युत पहुंचना चाहिए, फिर एक नियम लेके आए कि हर घर में पानी भी पहुंचना चाहिए। हालांकि ये नियम लेके आए हैं, लेकिन इन नियमों के अनुसार लोगों के घरों तक पानी पहुंचने, भले नल पहुंच गया है, ठीक ना, नल पहुंच गया है, लेकिन पानी नहीं पहुंचाया। जैसे झारखंड के जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके अपने पैतृक गाँव नेमरा में
वहाँ के लोगों से जब बात किए थे तो पता चला कि वहाँ पे जो नल लगा हुआ है वो नल तो बहुत पहले लगा है, लेकिन उनमें 2-3 सालों से पानी ही नहीं पहुँचा है। जबकि मुख्यमंत्री का गांव का ये हाल है, तो बाकी और स्टेट के और लोगों का क्या ही हाल होगा। ये सिर्फ झारखंड का नहीं, बाकी भी और भी जो स्टेट है सबका हाल लगभग यही हाल है कि ग्रामीण इलाकों तक पानी नहीं पहुंचता। हालांकि वो लोग वोट के समय गांव में ही जाते हैं, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट का बात आ जाता है तो वो शहर की ओर दौड़ते हैं। गांव की ओर कोई नहीं जाता है, गांव में कोई नहीं देखता है। सभी लोग शहर को डेवलप करना चाहते हैं, जबकि वोट के लिए उसको ग्रामीण इलाका में जाना पड़ता है और गांव से ही वो लोग वोट लेता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 7 कि भारत ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की शुभारंभ किसने किया? इसरो, नीति आयोग, मैथी आईटी मंत्रालय या फिर आरबीआई। तो भारत ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लागू किया गया? आईटी मंत्रालय। भारत सरकार ने यह प्लेटफॉर्म सरकारी रिकॉर्ड को पारदर्शी और सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया, ठीक ना। भारत सरकार ने यह प्लेटफॉर्म सरकारी रिकॉर्ड को पारदर्शित और सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया। इसमें डाटा ब्लॉकों में एन्क्रिप्ट होकर स्टोर होता है ताकि कोई बदलाव ना कर सके। सरकारी डाटा के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके, ठीक ना। जैसे कॉपी में लिखे शब्द मिटाए नहीं जा सकते। अगर आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो उसमें मिटा सकते हैं, पेन से लिखे तो जैसे ही आप मिटाएंगे उसमें कुछ ना कुछ दाग आ जाएगा। वैसे ब्लॉकचेन डेटा को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखता है। और वर्तमान में इसका क्यों महत्व है? तो ई गवर्नेंस और डिजिटल पारदर्शिता के युग में यह प्लेटफॉर्म सरकारी परियोजनाओं में भरोसा बढ़ाएगा, ठीक ना। ये काम क्या करेगा कि सरकारी परियोजनाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाएगा कि इसको चेंज नहीं किया गया, बार बार बदलाव नहीं तो कई बार गवर्नमेंट क्या होता है अपने अनुसार से डाटा में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो एक बार डाटा एंट्री हो गया उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ब्लॉकचेन का यही काम है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रोजेक्ट निर्भय किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट निर्भय किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा, क्रूज मिसाइल प्रणाली, जल संरक्षण या फिर सौर ऊर्जा। तो क्रूज मिसाइल प्रणाली DRDO ने विकसित किया है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है और यह जमीनी और समुद्री दोनों लक्ष्य भेद सकती है। तो यह क्रूज मिसाइल प्रणाली प्रोजेक्ट निर्भय किससे संबंधित है? तो क्रूज मिसाइल प्रणाली से है, ठीक ना। प्रोजेक्ट निर्भय किससे संबंधित है? क्रूज मिसाइल प्रणाली से। यह DRDO ने विकसित किया है। कौन विकसित किया है? DRDO। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रूज प्रोजेक्ट निर्भय विकसित किसने किया? तो कौन किया था? DRDO ने। इसकी रेंज क्या है कि 1500 किलोमीटर तक है और यह जमीन और समुद्री दोनों लक्ष्य भेद सकती है रक्षा के लिए। जैसे तीर निशाने पर लगने से पहले दिशा बदल सकता है। जैसे हम लोग देखे थे ना कि रामायण, महाभारत या कोई भी ऐसे युद्ध देखते थे कि कोई भी किधर रहता था, अचानक तीर का निशाना क्या हो जाता था? बदल जाता था। इसी प्रकार से मिसाइल भी क्या करेगा? उड़ते उड़ते अपना दिशा को बदल सकता है, ठीक ना। वैसे निर्भय मिसाइल उड़ान में दिशा बदल सकती है। यह वर्तमान में भारत के लिए क्यों जरूरी है? तो ये भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ठीक ना। आत्मनिर्भर बनाने में यह मदद करता है। यह भारत का अपना रक्षा क्षमता को विकसित करने का काम कर रहा है, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस योजना की शुरुआत की? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस योजना की शुरुआत की ताकि छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान में मदद मिल सके? क्वेश्चन क्या है कि छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान में मदद मिल सके। डिजिटल रुपया, UPI, लाइट एक्स, MSME पे प्लस या फिर डिजी व्यापार योजना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे व्यापारियों के लिए क्या लेके आया? डिजी व्यापार योजना, ठीक ना। RBI ने डिजी व्यापार योजना लॉन्च किया ताकि छोटे दुकानदार, ठेले वाले और ग्रामीण उद्यमी भी बिना किसी झंझट के डिजिटल पेमेंट अपना सके।
कोई भी बिना झंझट का क्या कर सके, डिजिटल पेमेंट को अपना सके। इस योजना के तहत व्यापारी क्यूआर कोड पेमेंट, माइक्रो क्रेडिट लोन और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम का उपयोग सीखेंगे। इससे नगद लेन देन पर निर्भरता घटेगी और हर लेन देन पर पारदर्शिता रिकॉर्ड होगी। ठीक है ना। इसमें क्या है, नगद आपको लेन देन नहीं करना है, आप मोबाइल के माध्यम से आप लेन देन करेंगे और एक बार जो डेटा इसमें रिकॉर्ड हो गया वो फिर आपका हटेगा नहीं। तो इससे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे पहले सब्जी वाले को पैसे देने के लिए नगद चाहिए होता था, अब मोबाइल स्कैन पर पेटीएम या फिर यूपीआई से हम लोग भुगतान हो जाता है। यह सुविधा अब हर गांव और छोटे बाज़ार तक पहुंचेगी। इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ। अब लोग कैश लेके नहीं घूमते हैं, ठीक ना, कैश लेके साथ में नहीं जाते हैं। कई बार क्या होता है, कैश चोरी हो जाता है, कहीं गुम हो गया, तो वैसे में भी दिक्कत होता था। लेकिन अब उसके पास मोबाइल है तो यूपीआई से वो पेमेंट कर देता है। यह भारत के लिए क्यों भी महत्व का विषय है, तो भारत का लक्ष्य है कि कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाना। ठीक ना, भारत को कैशलेस बनाना और डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने का भी इसमें काम है। इससे भ्रष्टाचार घटेगा, लेन देन पारदर्शिता होंगे और छोटे व्यापारी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो इन्हीं कारणों से आरबीआई ने ये शुरुआत किया, ठीक ना, डिजी व्यापार योजना का शुरुआत किया। कौन? आरबीआई, ताकि छोटे से छोटे व्यापारी भी इसमें आ सके। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है कि हाल में जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 का अनुमान आरबीआई ने कितना रखा है। क्वेश्चन क्या है कि जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 का अनुमान आरबीआई ने कितना रखा है। कितना रखा है? 7%। कितना रखा गया है? 7%। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में लगभग 7% की दर से बढ़ेगी। इस तेज वृद्धि का कारण है कि घरेलू खपत में वृद्धि हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेजी और निर्यात में सुधार हो। ठीक ना, क्या हो सके? निर्यात में सुधार हो सके। सरकार की मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना से भी उत्पादन क्षमता क्या हो गई? बढ़ी है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझो, जैसे कोई छात्र रोज अभ्यास से बेहतर रिजल्ट लाता है, वैसे ही भारत ने उत्पादन और निवेश दोनों सुधार की आर्थिक नीति तेज कर दी है। यह हमारे लिए वर्तमान में महत्व का विषय क्यों है? तो वैश्विक मंदी के दौर में जब यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी है, भारत का 7% ग्रोथ दर उसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाता है। जब दुनिया मंदी के कगार पे हो, उस समय भारत 7% दर से ग्रोथ कर रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, इससे क्या होगा कि घरेलू खपत में वृद्धि होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेजी होगी और निर्यात में भी क्या होगा? सुधार होगा। जब लोगों को, यहाँ के छोटे छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को जब तक उभरने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक ये लोग कैसे उभरेंगे? अगर विदेशी कंपनियां भारत में हावी हो जाती है तो भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धा में उनसे पीछे रह जाएगी, फिर यहाँ की कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी हम लोग देखते हैं, चाहे कुछ भी सामान खरीदो, अधिकतर हम लोग सामान दूसरे देश का ही खरीदते हैं, और मेक इन इंडिया का सामान हम लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो फिर आगे कैसे आएंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, जबकि बाहर से जो मैन्युफैक्चर होके आता है उसका कॉस्ट कम हो जाता है। तो मार्केट में जब हम जाते हैं तो जो सस्ता प्रोडक्ट है हम लोग उसे ही खरीदना पसंद करते हैं। इस कारण से भी मेक इन इंडिया सामान थोड़ा सा पीछे रह गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या है कि पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार देने का काम करता है, या देश में परिवहन और लॉजिस्टिक नेटवर्क को एकीकृत करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, या फिर नई शिक्षा नीति लागू करना। तो पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में
परिवहन और लॉजिस्टिक नेटवर्क को एकीकृत करना ही क्या कहलाता है? पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य है कि भारत के रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डा, गैस पाइपलाइन जैसी सभी अवसंरचनाएं परियोजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना ही क्या है? पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य है कि यहाँ की जो रेल है, सड़क है, बंदरगाह है, हवाई अड्डा और गैस पाइपलाइन है, ये सभी एक भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों। जैसे स्कूल में सब टीचर मिलकर टाइम टेबल बनाते हैं ताकि टकराव ना हो, वैसे ही सरकार ने इस योजना से सभी विभागों को जोड़ दिया ताकि काम एक दूसरे से न टकराए और सभी अपने अपने अनुसार से काम कर सके। ठीक ना, कोई एक दूसरे को बाधा ना करे। इसका महत्व क्या है? तो इससे एज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरेगा, उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत कम होगी और भारत एक उत्पादन हब बन सकेगा। भारत क्या होगा? एक उत्पादन हब बन सकेगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्लान 2047 क्यों चर्चा में है? ठीक ना, हाल ही में खबरों में कई बार ये रहा है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्लान 2047 क्या है। तो इससे भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की दीर्घकालिक योजना है या फिर यह अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी योजना है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। यह केवल पर्यावरण योजना है? ना। यह आयात नीति है? नहीं। बल्कि ये क्या है कि यह भारत के बुनियादी ढांचों को दीर्घकालिक विकास करना है। तो भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 2047 के तहत नई सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और स्मार्ट शहरों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसका उद्देश्य है कि भारत को विकसित राज्य डेवलप्ड इंडिया बनाना जब देश अपने आज़ादी के 100वें वर्ष पर करेगा। ठीक ना, जब आज़ादी का 100वां वर्ष जब मनाएगा। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 ईस्वी में। ठीक ना, तो इसका एक साल कब पूरा हो जाएगा? 2047। तो 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत में सड़क, बंदरगाह, रेलवे और स्मार्ट सिटी पूरी तरह से बदल जाए। ठीक ना, इसका बुनियादी ढांचा यही है। जैसे कोई छात्र 12वीं के बाद कॉलेज की तैयारी पहले से कर लेता है, वैसे ही भारत सरकार 2047 के लिए अपनी विकास यात्रा का रोड मैप बना लेता है। आप सभी जब 12th में होंगे, 11th-12th में होंगे, उसी समय आप सोच ले होंगे कि हमको ग्रेजुएशन में कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसी प्रकार से देश भी 2047 के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दिया है। वर्तमान में इसका क्या महत्व है? तो यह योजना निवेश, रोजगार और शहरी विकास के लिए आधार तैयार करेगी। विकसित भारत 2047 का यही वास्तविक रोड मैप है कि विकास के लिए और निवेश, रोजगार और शहरी विकास का आधार यह तय करेगी। हालांकि देखिए, सरकार जो वादे कर रही है, हालांकि अभी के लोगों को तो वो मिल नहीं रहा है, तो 2047 तक में मिलेगा इसका कोई संभावना नहीं लगता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं, है कि नहीं। आप लोग भी तैयारी करते रहिए कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मैग्रो मिशन शुरू किया। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मैग्रो मिशन शुरू किया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? किस राज्य ने मैग्रो मिशन का शुरुआत किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ने। कौन शुरुआत किया? महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र ने अपने तटीय क्षेत्रों में मैग्रो मिशन की शुरुआत की ताकि समुद्री तटों पर प्राकृतिक रक्षा दीवार बनाई जा सके। ठीक ना, क्यों शुरुआत किया? कि समुद्री तटों पर प्राकृतिक रक्षा दीवार बनाई जा सके। मैग्रो वन, जैसे समुद्री इलाका यहाँ पे है, तो इस इलाका में क्या लगा दिया गया? पेड़ लगा दिया गया, ताकि यहाँ से जो लहर, जो तूफान आएगा, उसको ये पेड़ क्या कर लेगा? रोक लेगा। पानी का लहर को भी रोकेगा और यहाँ से तूफानी हवा जो आ रहा है उसको भी रोका जाएगा। यह क्यों कर दिया गया है? तो मैंग्रोव पेड़ तटीय मिट्टी को कटने से
बचाएंगे, ठीक ना। जो पेड़ जो है वो पेड़ का जड़ जो है वो क्या करेगा, मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो मिट्टी का कटाव भी क्या होगा, कम होगा, और चक्रवात की गति को कम करेगा। जो हवा जो समुद्र से उठ के जो आता है उस हवा का गति को भी ये क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 50,000 हेक्टेयर नए मैंग्रोव जंगल लगाना, ठीक ना। 50,000 हेक्टेयर जमीन में क्या लगाएगी, जंगल लगाएगी। गवर्नमेंट का यह नया लक्ष्य है। जैसे स्कूल के बाउंड्री वॉल बच्चों को बाहर जाने से रोकती है, वैसे ही मैंग्रोव समुद्र के पानी को अंदर आने से रोकेगी, ठीक ना। देश के अंदर आने से रोकेगी कौन, मैंग्रोव वन। यह हमारे लिए क्यों महत्व का विषय है, तो भारत में बढ़ते तटीय तूफानों और जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए यह मिशन जीवन और पर्यावरण दोनों को क्या करेगा, सुरक्षा देगा। अभी हाल ही में जब चक्रवात आता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जान माल का भी नुकसान होता है, इसलिए यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 की मेजबानी कौन करेगा। क्वेश्चन क्या है कि कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 की मेजबानी कौन करेगा, भारत सरकार, ब्राज़ील सरकार, मिस्र या फिर कनाडा। तो कौन करेगा, ब्राज़ील, ठीक ना। COP30 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन करेगा, ब्राज़ील। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 वर्ष 2025 में ब्राज़ील के बेलगाम शहर में होगा। कहाँ पे, बेलगाम शहर में। इसमें वैश्विक नेता कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित निवेश पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए और हरित निवेश पर भी चर्चा किया जाएगा, जिसकी मेजबानी कौन करने वाला है, ब्राज़ील। जैसे स्कूल में एनुअल मीटिंग में सब शिक्षक साल भर की प्रगति पर बात करते हैं, वैसे ही COP मीटिंग में सभी देश पृथ्वी की स्थिति पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। क्लाइमेट पे चर्चा करेंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन पे चर्चा करेंगे, और इसको कैसे रोका जाए, कैसे सुधारा जाए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। यह हमारे लिए क्यों महत्व का विषय है, तो भारत COP30 में अपनी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सोलर अलायंस की उपलब्धियां प्रस्तुत करेगा, जिससे वो वैश्विक परियोजना नेतृत्व साबित करेगा, ठीक ना। भारत जब जाएगा मीटिंग में तो भारत क्या बताएगा कि हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का शुरुआत किया और सोलर अलायंस का, ठीक ना। ये सब जो उपलब्धियां भारत हासिल किया है इसके बारे में वो बताएगा। कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 में। फिर चलते हैं हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में हाल ही में किस परियोजना को मिशन लाइफ से जोड़ा गया। हाल में भारत के किस परियोजना को मिशन लाइफ के साथ जोड़ा गया, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय गंगा योजना, नमामि गंगे या फिर जल जीवन मिशन। किसे जोड़ा गया है, नमामि गंगे को। हाल ही में मिशन लाइफ से किसे जोड़ा गया है, नमामि गंगे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के मिशन लाइफ के अंतर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है कि गंगा नदी को स्वच्छ रखने के साथ साथ लोगों की जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक तो नदी को साफ सुथरा और साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। उदाहरण के लिए समझो, जैसे हम प्लास्टिक बोतल फेंकने के बजाय अगर उसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही मिशन पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली को सिखाता है। यह हमारे लिए क्यों महत्व का विषय है, तो भारत इस पहल से पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सामान्य रूप से बहुत ही जरूरी है। सिर्फ विकास करना, सिर्फ डेवलप करना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी देखभाल करना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है
कि हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर को कितने वर्ष पूरे हुए। क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 75 वर्ष। तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू हुआ था। जैसे कभी क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, कब हुआ था, 1973 ईस्वी में। तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू हुआ और ये 2023 में इसका कितना साल हो गया था, 50 साल। और अभी ये 2025 है तो कितना साल हो गया, 52 साल। तो हमारे पास यहाँ पे 52 वर्ष नहीं है, तो हम ऑप्शन में क्या ला लेंगे, 50 वर्ष। और इस दौरान भारत में बाघों की संख्या लगभग 1800 से बढ़कर कितना हो गया है, 3200 तक पहुँच गया है। जैसे स्कूल में अनुशासन लाने से बच्चे सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही बाघों के संरक्षण से पूरा जंगल क्या हो रहता है, संतुलित रहता है। यह वर्तमान में भविष्य में यह हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो यह परियोजना भारत को वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन का वैश्विक उदाहरण बनाती है और इकोनॉमिक्स टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। ठीक ना, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। लोग यहाँ पे भारत आएंगे देखने के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इसरो ने हाल ही में कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया जो मौसम और कृषि दोनों की निगरानी करेगा। इसरो ने हाल ही में कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है जो मौसम और कृषि दोनों की निगरानी करेगा। इनसैट 3DS या फिर रिसैट 2BR1 या जीसैट 24 या SSLV D5। तो इसरो ने इंस्टा 3DS उपग्रह लॉन्च किया है। क्या क्या है, इनसैट 3DS, इंस्टा ने इनसैट 3DS लॉन्च किया है जो मौसम पूर्वानुमान, वर्षा की स्थिति और फसलों के विकास की निगरानी करेगा। यह डेटा कृषि विभाग और मछुआरे दोनों को उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा कि कब बारिश होने वाला है, कितना बारिश होने वाला है, ताकि मछुआरे जो समुद्र में उतरे हैं, नदी में उतरे हैं, वो क्या हो सके, बाहर निकल सके। और कृषि के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा कि कब कितने दिनों के बाद कितना बारिश होने वाला है, तो उस अनुसार से वो फसल संरक्षण का भी तैयारी कर लेंगे। जैसे कोई ऐप बताता है कि कल बारिश होगी, वैसे ही सैटेलाइट पूरे देश के मौसम का सही समय पर पहचान लेगा। ठीक ना, जैसे अभी हम लोग पता करते हैं ना कि 4 दिन के बाद कौन से क्षेत्र में कितना प्रतिशत बारिश होने की संभावना है, उसी प्रकार से यह बताएगा कि मौसम का भी यह भी जानकारी देगा। वर्तमान महत्व, यह सैटेलाइट भारत की क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना को सशक्त करेगा और किसानों की आय बढ़ाने में यह क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक ना, किसानों को ये बहुत ही मदद करने वाली योजना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल की क्या विशेषता है। क्वेश्चन क्या है, DRDO द्वारा विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल की क्या विशेषता है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह समुद्र से लॉन्च होती है, या फिर यह हल्की वजन की 2 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर यह केवल परमाणु ऊर्जा से चलती है। तो ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है यह बहुत ही हल्का वजन की 2 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक ना, अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि श्रृंखला की नई पीढ़ी है। यह 2 स्तरीय पूरी तरह से सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। ठीक ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि इसे मोबाइल लॉन्चर से भी इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। किसे, अग्नि प्राइम मिसाइल को। ठीक ना, उदाहरण के लिए जैसे कोई छोटा फ़ोन भी बड़े स्मार्टफोन जितना काम कर सकता है, वैसे ही अग्नि प्राइम हल्की है लेकिन शक्तिशाली मिसाइल है। हालांकि ये छोटा है, हल्का है, लेकिन इसका मारक क्षमता भी उतना ही है जितना बड़ा मिसाइल का है। तो यह भारत की न्यूक्लियर डिफेंस पॉलिसी को मजबूत करती है और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की भी दिशा में कदम बढ़ाती है। ठीक ना, दिशा में एक सही कदम है। इसका भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
फिर देखिए नया क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाल ही में भारत ने कौन से क्वांटम टेक्नोलॉजी लैब स्थापित किए। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने कौन से क्वांटम टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की है। क्यू लैब इंडिया, भारत क्वांटम मिशन लैब, सी डैक क्वांटम हब या फिर DRDO क्वांटम डिफेंस। तो हाल ही में भारत ने कौन से क्वांटम टेक्नोलॉजी स्थापित किया है, भारत क्वांटम मिशन लैब। इस भारत सरकार ने भारत क्वांटम मिशन लैब की स्थापना की है ताकि सुपर कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और क्वांटम संरक्षण में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। यह लैब बेंगलुरु में स्थित है और इसमें IIT व DRDO की संयुक्त टीम काम करेगी। ठीक ना, IIT की टीम और DRDO की संयुक्त टीम इस पर काम करेगी। जैसे हमारे दिमाग एक साथ कई सवाल हल कर सकता है, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर एक साथ लाखों गणनाएं कर सकता है। यह महत्व का विषय क्यों है, तो क्वांटम तकनीक भविष्य की क्रांति, इससे रक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सुरक्षा क्षेत्र में बड़ा ही परिवर्तन आने वाला है। ठीक ना, बहुत ही परिवर्तन इससे होने वाला है। चलिए फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग के सामने है कि हाल ही में भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया जो सूर्य से कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक ना, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। आदित्य L1, चंद्रयान 3 या फिर शुक्रयान या फिर ज्ञानयान। तो इसरो ने आदित्य L1 मिशन का सफलतापूर्वक सूर्य के L1 बिंदु पर भेजा है। ठीक ना, आदित्य L1। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना का अध्ययन करेगा ताकि हमें सौर तूफानों और पृथ्वी पर उनके प्रभाव की जानकारी हमें मिलते रहेगा। ठीक ना, सूर्य से आने वाले किरणों के बारे में हमें जानकारी मिलते रहेगा। जैसे हम बल्ब की रोशनी से उनकी गर्मी और ताकत को पहचान लेते हैं, वैसे ही आदित्य L1 सूर्य की ऊर्जा का रहस्य समझेगा। जैसे हम लोग बल्ब को देखते हैं कि अगर कम जल रहा है तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज कमी है, इसमें क्या क्या समस्या हो सकता है, अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है। तो यह मिशन भारत को सोलर साइंस में अग्रणी बनाएगा और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में बड़ी ही मदद करेगा। ठीक ना, तो ये आज का हमारा 20 सवाल ख़त्म हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। ठीक ना, और कमेंट्स में जय हिंद का और कमेंट्स करें। तब तक के लिए धन्यवाद।